हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरा अगला मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट नेटवर्क लेटेंसी एस्टिमेशन के लिए। इसमें हम रिज रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम रिज रिग्रेशन के बारे में नोटपैड में डिस्कस कर लेंगे। चलो नोटपैड में जाते हैं। रिज रिग्रेशन एक प्रकार की लीनियर रिग्रेशन ही है। ये रिज रिग्रेशन में बस इतना अंतर है कि इसमें L2 रेगुलराइजेशन ऐड किया जाता है और बेसिकली रिज रिग्रेशन को मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्यवहार किया जाता है और ओवरफिटिंग को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब ये होता है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे x1, x2 टू xn के आपस में हाईली कोरिलेशन रहता है, उस केस को मल्टी कोलिनियरिटी कहा जाता है। रिज रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन का एक एक्सटेंशन वर्जन है। अगर रिज रिग्रेशन को समझना है तो लीनियर रिग्रेशन को जानना ज़रूरी है। जो भी भाई लोग बहन लोग जो भी नहीं जानते हैं, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम सिंपल लीनियर इक्वेशन से शुरू करेंगे। y इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1x प्लस ई का मतलब एरर। हमारे कीबोर्ड में तो बीटा नहीं है तो हम बी लिख रहे हैं। समझ लीजिए बी के अर्थ बीटा है, तो B0 प्लस B1x प्लस ई और मल्टी लीनियर इक्वेशन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू B0 प्लस B1x1 प्लस B2x2 प्लस डॉट 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 प्लस BNxn प्लस कुछ एरर ई। और लीनियर रिग्रेशन में हम मीन स्क्वायर्ड एरर इस्तेमाल करते हैं। मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला यह है कि y1 टारगेट माइनस y1 प्रेडिक्टेड होल स्क्वायर प्लस y2 टारगेट माइनस y2 प्रेडिक्टेड होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस yn टारगेट माइनस yn प्रेडिक्टेड होल स्क्वायर। यह है हमारा मीन स्क्वायर एरर लीनियर रिग्रेशन में। लीनियर रिग्रेशन और रिज रिग्रेशन के अंदर इतना ही अंतर है कि लीनियर रिग्रेशन में मीन स्क्वायर एरर में पेनल्टी नहीं होता है और रिज रिग्रेशन के MSC मीन स्क्वायर एरर में पेनल्टी होता है। तो अब हम MSC रिज रिग्रेशन का लिखेंगे। वो क्या होता है ना, मीन स्क्वायर एरर लीनियर रिग्रेशन का और L2 रेगुलराइजेशन। तो लीनियर रिग्रेशन का मीन स्क्वायर एरर को हम MSC लिखे हैं और L2 रेगुलराइजेशन को अब लिख रहे हैं। वो कुछ नहीं, बस लैम्डा इंटू स्क्वायर्ड सम ऑफ कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स क्या है, B1 B2 Bn, ये सब कोफिशिएंट्स हैं। तो उनका स्क्वायर लेंगे और जोड़ देंगे और एक लैम्डा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम लैम्डा के बारे में डिस्कस करेंगे।
लैम्ब्डा, इसे कुछ लोग अल्फ़ा भी कहते हैं और कुछ बुक्स में अल्फ़ा भी लिखा हुआ है। तो लैम्ब्डा एक पॉजिटिव वैल्यू है, या तो 0 होगा इसका वैल्यू या तो 0 से बड़ा वैल्यू होगा। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसे रेगुलराइजेशन पैरामीटर भी कहते हैं और ये पैरामीटर को इस्तेमाल करके हम पेनल्टी का स्ट्रेंथ को कंट्रोल करते हैं। तो जब हमें ओवरफिटिंग को रिड्यूस करना है या तो मल्टी कोलिनियरिटी को हैंडल करना है तो हम इसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब हम रिड्ज रिग्रेशन के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो क्या ना, रिड्ज रिग्रेशन में हम L2 रेगुलराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज कोफिशिएंट के ऊपर एक पेनल्टी डाला जाता है। पेनल्टी के वजह से नॉइजी ट्रेनिंग डेटा से मॉडल बच जाता है ट्रेनिंग में, तो ये ओवरफिटिंग को रिड्यूस करता है। और जब फीचर्स के आपस में हाईली कोरिलेटेड होते हैं तब रिड्ज रिग्रेशन स्टेबल कोफिशिएंट्स को एस्टिमेट कर लेता है, ऐसे मल्टी कोलिनियरिटी को भी हैंडल कर लेता है। अब हम रिड्ज रिग्रेशन के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। पहला डिसएडवांटेज यह है कि रिड्ज रिग्रेशन अपने से फीचर सिलेक्शन नहीं कर पाता है। जब कोफिशिएंट्स का वैल्यू नियरली 0 या 0 होता है तब उन फीचर्स को मॉडल ट्रेनिंग से एलिमिनेट कर देना है, लेकिन ये तो रिड्ज रिग्रेशन नहीं कर पाता है, इसीलिए ये रिड्ज रिग्रेशन बहुत कम इंटरप्रिटेबल है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि जैसे कि ज़्यादातर रेगुलराइज्ड मेथड्स स्टैंडर्डाइज्ड फीचर्स को ट्रेनिंग टाइम यूज करते हैं, वैसे ही फीचर स्केलिंग रिड्ज रिग्रेशन में भी फीचर स्केलिंग आवश्यक है। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज यह है कि लैम्ब्डा का वैल्यू पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और चौथा है, ये लीनियर रिलेशनशिप से आया हुआ है दैट कि रिड्ज रिग्रेशन भी लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम कर लेता है। यही है रिड्ज रिग्रेशन, जो कि एक प्रकार के लीनियर रिग्रेशन है जिसमें L2 रेगुलराइजेशन को इंक्लूड किया जाता है। और L2 रेगुलराइजेशन को इंक्लूड करने की वजह वो मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। चलो अब हम केगल नोटबुक पर मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मॉडल इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको कुछ लाइब्रेरीज का ज़रूरत पड़ता है। उन लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट कर लेंगे। पहला है पांडास, जिससे हम CSV फाइल को मॉडिफाई मैनिपुलेट कर लेंगे। numpy और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मैटप्लॉटलिब और C1 को हम डेटा विजुअलाइजेशन पे यूज करेंगे। मॉडल सेविंग के लिए जॉबलिब का इस्तेमाल करेंगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्लास को हम डेटा स्प्लिटिंग में यूज करेंगे। रिज क्लास को हम रिज रिग्रेशन मॉडल बनाने में यूज करेंगे। कॉलम ट्रांसफॉर्मर को हम सब कॉलम्स को एक साथ प्री प्रोसेस करने में यूज करेंगे। और पाइपलाइन को हम पाइपलाइन बनाने में यूज करेंगे। और मीन मैक्स स्केलर और वन हॉट एनकोडर को हम प्री प्रोसेसिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम ये सारे अपने अपने मॉड्यूल में अवेलेबल हैं।
आप देख सकते हैं मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल, लीनियर मॉडल मॉड्यूल, कंपोज मॉड्यूल, पाइपलाइन मॉड्यूल एट्सेट्रा। इसके बाद हम डेटा को प्रिपेयर करेंगे ताकि अपने मॉडल को हम ट्रेन कर सकें। डेटा प्रिपेयर करने के लिए पहले हमको तो एक फ़ाइल की ज़रूरत है, signal_metric.csv वो फाइल है। हम Kaggle प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो ऐड इनपुट बटन से हम फाइल को ऐड कर दिए हैं। अगर आपके केस में लोकल फोल्डर या लोकल सिस्टम में है तो अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइल का कॉपी कर रहे हैं, डायरेक्टरी में जाकर हम फाइल का पाथ कॉपी कर रहे हैं। करने के बाद रीड CSV में फाइल का पाथ डाल दिए हैं, जिससे हमें रीड CSV एक डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा और वो डेटा फ्रेम को हम df वेरिएबल में सेव कर लिए हैं। उसके बाद हम हेड मेथड यूज करके पहला 3 रो दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये है अपना डेटा फ्रेम और इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, जैसे कि टाइम स्टैम्प, लोकेलिटी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल क्वालिटी, डेटा थ्रूपुट, लेटेंसी, नेटवर्क टाइप, BB60C मेजरमेंट, SRS रन मेजरमेंट, ब्लेड RFX A9 मेजरमेंट। तो ये सारे कॉलम्स हैं या फीचर्स हैं। तो हमें लग रहा है कि टाइम स्टैम्प और लोकेलिटी ये दोनों ज़रूरत नहीं है मॉडल बनाने के लिए, तो हम वो 2 कॉलम्स को रिमूव कर रहे हैं। कॉलम्स को रिमूव करने के लिए पंडास के पास ड्रॉप नाम का एक मेथड है, जो कि हम डेटा फ्रेम में अप्लाई कर रहे हैं और वो दोनों कॉलम्स को रिमूव कर रहे हैं। तो जब हम ड्रॉप नाम का मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हम 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। एक का नाम कॉलम्स है, दूसरा इन प्लेस है। तो कॉलम्स में हम एक लिस्ट पास कर रहे हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ या कॉलम्स का नाम रहेगा और लिस्ट ऑफ कॉलम्स रहेगा। फिर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर रहे हैं ताकि ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही सब कुछ चेंज हो जाए। उसके बाद हम बिना डुप्लीकेट्स को देखे या काउंट करके हम डायरेक्टली डुप्लीकेट्स को रिमूव कर रहे हैं। अगर डुप्लीकेट्स होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। इसमें भी हम 2 आर्गुमेंट्स पास किए हैं, एक इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, दूसरा इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू क्या करेगा, वो डायरेक्टली ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज कर लेगा। फिर इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू क्या करेगा ना, इंडेक्स को फिर से रीऑर्डरिंग कर लेगा। सिमिलरली हम नल्स को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप एन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो मेथड का यूज़ कर रहे हैं। एक्शंस जैसे कॉलम ड्रॉप करना, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना और नल्स को रिमूव करने के बाद हमको ये इंफॉर्मेशन मिला है, जिसमें 10 कॉलम्स है और 16,829 रोज हैं, जिसका इंडेक्स 0 से शुरू होकर तक जा रहा है। इसमें ये सब कॉलम्स है और उनका नॉन नल काउंट है और उनके डी टाइप्स हैं। अपने पास 9 फ्लोट 64 डी टाइप कॉलम है और 1 ऑब्जेक्ट टाइप कॉलम है, वो है नेटवर्क टाइप कॉलम। सो अब हम नेटवर्क टाइप कॉलम का प्लॉट करेंगे, क्योंकि यही एक कॉलम है जो कि कैटेगोरिकल कॉलम है। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम काउंट प्लॉट का यूज कर रहे हैं। काउंट प्लॉट को हम C1 लाइब्रेरी से ले रहे हैं। C1 लाइब्रेरी में काउंट प्लॉट अवेलेबल है, जिसमें हम 2 आर्गुमेंट्स पास किए हैं, एक है x, दूसरा है डेटा। x में कॉलम का नाम, डेटा में डेटा जिससे वो प्लॉट बनेगा। तो फिगर साइज भी दे रहे हैं, फिक्स्ड कर रहे हैं 4,4 और प्लॉट को शो करने के लिए plt डॉट शो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अपने पास 3G, 4G, LTE, 5G
का अलग अलग नेटवर्क टाइप्स हैं, जिसमें काउंट्स तो लगभग सब में समान ही है। तो इसके बाद हम डेटा फ्रेम का पहला 3 रोज़ को फिर से देखेंगे। हाँ, अब आप देख सकते हैं अपने पास लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से लेकर डेड RFX A9 मेज़रमेंट तक डेटा है। और उसके बाद हम डेटा को स्प्लिट करेंगे एक्सट्रेन, एक्सटेस्ट, वाईट्रेन, वाईटेस्ट में। तो अपने टारगेट कॉलम कौन सा है? लेटेंसी है। तो पहले हम लेटेंसी कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं और वो सारे कॉलम्स को एक्स में सेव कर रहे हैं। फिर अकेला लेटेंसी कॉलम को ले रहे हैं और वो सारे कॉलम्स को ड्रॉप कर रहे हैं। तो अकेला जब लेटेंसी कॉलम को ले रहे हैं वो अपना वाई बन जाएगा, और जिसमें लेटेंसी कॉलम नहीं होगा वो अपने एक्स बन जाएगा। तो एक्स और वाई से हम डेटा को स्प्लिट करेंगे, किससे? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज करके। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में एक्स और वाई दिए हैं और इसके साथ 2 ज़्यादा आर्गुमेंट्स दिए हैं। एक है टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2, जिससे 20% डेटा टेस्ट में चले जाता है। और फिर रैंडम स्टेट इक्वल टू 42, जिससे जब भी हम फिर से रीरन करें इस नोटबुक को, अपन को सेम ही रिजल्ट मिलता है। और ये डाटा सारे एक्स ट्रेन में, एक्स टेस्ट में, वाई ट्रेन में और वाई टेस्ट में डिवाइड हो गया है। अब हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का शेप देखेंगे। सो लेट्स रन इट। आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज दोनों में सेम ही है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में। और नंबर ऑफ फीचर्स 9 है एक्स ट्रेन में और कुछ नहीं है वाई ट्रेन में, क्योंकि वाई ट्रेन एक ही कॉलम है। डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करने के बाद हमें डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्री प्रोसेस करने के लिए अपने पास एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बढ़िया कॉलम ट्रांसफॉर्मर नाम का एक क्लास है, जिससे हम सारे कॉलम्स को एक साथ प्री प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर 3 आर्गुमेंट्स लेता है। एक तो ट्रांसफॉर्मर जिसमें हम लिस्ट ऑफ टपल्स देंगे, दूसरा रिमाइंडर जो कि 2 वैल्यूज़ लेता है, एक ड्रॉप और एक पास थ्रो। जब हम ड्रॉप रखते हैं इसका वैल्यू, तो जो भी कॉलम्स ट्रांसफॉर्मर्स के लिस्ट में नहीं होंगे वो सब ड्रॉप हो जाएगा, और जब हम पास थ्रो रखते हैं वो जस्ट पास हो जाएगा। फिर पास थ्रेशोल्ड नाम का और एक आर्गुमेंट है। जब हम स्पार्स थ्रेशोल्ड नाम का आर्गुमेंट में 0 डालते हैं तो आउटपुट विदाउट पार्स आएगा। जब हम 1 डालते हैं तो आउटपुट फुली पार्स्ड डेटा आएगा। तो लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर हम 2 प्री प्रोसेसर यूज किए हैं। एक है मीन मैक्स कलर, दूसरा है वन हॉट एनकोडर। सो मीन मैक्स कलर में हम सारे फ्लोट डी टाइप कॉलम्स को प्री प्रोसेस करेंगे, और वन हॉट एनकोडर से हम नेटवर्क टाइप जो कि कैटेगोरिकल कॉलम है उसे ही प्री प्रोसेस करेंगे। तो जो भी कॉलम हमें देना है उनको हम लिस्ट में देना पड़ेगा। तो टपल के अंदर पहला होगा प्री प्रोसेसर का नाम, फिर प्री प्रोसेसर इंस्टेंस, फिर लिस्ट ऑफ कॉलम्स। सो वैसे ही मैं भी फॉर्मेट से लिखा हूँ, आप भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या कॉलम ट्रांसफर में है। मीन मैक्स स्केलर, वन हॉट एनकोडर एंड पास थ्रो। उसके बाद हम मॉडल बिल्ड करेंगे। मॉडल बिल्ड करने के लिए हम पाइपलाइन यूज करेंगे। पाइपलाइन में एक आर्गुमेंट है स्टेप्स, जो कि सेम ट्रांसफॉर्मर के जैसे ही लेगा।
सो ये भी एक लिस्ट ऑफ टपल्स लेगा वैल्यूज़, और दोनों टपल्स में एक तो प्रीप्रोसेसर है, दूसरा रिज मॉडल है। तो प्रीप्रोसेसर इज़ सीटी है इसमें, और रिज और मॉडल है। तो मॉडल में तो आपको लग रहा होगा कि ये बीटा वैल्यू और ये लैम्डा वैल्यू किधर गया है। तो बीटा वैल्यू तो वो कैलकुलेट करेगा, लेकिन लैम्डा वैल्यू हमें पास करना होगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट्स में लैम्डा या अल्फ़ा का वैल्यू 1 होता है। मैं तो छेड़छाड़ नहीं करूँगा, मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ जा रहा हूँ। और एक टेक्निक, और ये याद रखो कि जब भी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक करना होता है तो पैरेंथेसिस में जाकर शिफ्ट और टैब दबाएंगे तो हमें लिस्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगा। तो लेट्स रन दिस और देखते हैं मॉडल कैसे बना है। तो लेट्स रन इट। आप लोग देख सकते हैं कि मॉडल एक पाइपलाइन है जहाँ एक प्री प्रोसेसर, कॉलम ट्रांसफार्मर है और रिज रिग्रेसर है। उसके बाद हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के लिए फिट मेथड है हमारे पास, और उसमें हम दो चीज़ पास किए हैं। एक तो एक्सट्रेन जो कि फीचर्स है, और एक तो वाई ट्रेन जो कि आवर टारगेट है। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए जस्ट रन करेंगे इसे। तो रन कर लिया। आप लोग देख सकते हैं मॉडल सक्सेसफुली ट्रेन हो चुका है। तो मॉडल ट्रेन होने के बाद हमें क्या करना होगा कि मॉडल कितना परफॉर्मेंस दे रहा है और कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसे तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो अपने पास एक स्कोर मेथड है जो कि हमें एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के साथ स्कोर निकाल के देगा। स्कोर मतलब एक्यूरेसी देगा। तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे एरर कहाँ कैलकुलेट किया है। एरर तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है ट्रेनिंग टाइम। जब हम फिट कर रहे होते तो मॉडल ऑटोमेटिकली बीटा 0, बीटा 1 अप टू बीटा n वो सारे को अच्छे से कोफिशिएंट को करेक्ट कर लेगा। फिर कोफिशिएंट को करेक्ट करने के बाद ही हमको मॉडल ट्रेन हो जाएगा, अपने मॉडल ट्रेन होगा। फिर स्कोर आप लोग देख सकते हैं अराउंड 84% आया है। तो मॉडल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैंने गलती से मैट्रिक MSc लिख दिया हूँ, तो इसे चेंज कर हम एक्यूरेसी लिख रहे हैं। उसके बाद हम मॉडल को सेव करेंगे। मॉडल सेव करने से हम मॉडल को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जबकि इंटरफेस बना रहे होते हैं। तो मॉडल सेव करने के लिए जॉबलिब लाइब्रेरी हम इंपोर्ट किए हैं, जहां हमें डंप नाम का एक मेथड मिलेगा। और मेथड में हम दो चीज़ पास करते हैं, एक तो मॉडल इंस्टेंस जो कि ट्रेंड मॉडल है, और फाइल पाथ जहां हम सेव करना चाहते हैं। उसके बाद हम क्लीन्ड डेटा को सेव करना चाह रहे हैं, जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं। तो 2CSV मेथड जब हम लिखेंगे और वहाँ हम फाइल का नाम देंगे तो वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। तो हम ऐसे नाम दे रहे हैं network_latency_estimating_data.csv, और इसे रन करेंगे तो अपना मॉडल और क्लीन्ड डेटा सेव हो चुका है। और ऐसे ही आप लोगों को भी सेव करना है तो यही स्टेप्स फॉलो करना होगा। और सेव्ड डेटा को डाउनलोड करने के लिए आउटपुट सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो लेट्स मूव टू आउटपुट सेक्शन। तो आउटपुट सेक्शन में एक डायरेक्टरी है, सो क्लिक ऑन दैट। डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद दो फाइल्स दिख रहे हैं, दो फाइल्स का 3 डॉट भी दिख रहे हैं। 3 डॉट में क्लिक करेंगे तो डाउनलोड बटन आएगा,
वो डाउनलोड बटन में क्लिक करने से फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। मॉडल बनाने के बाद हम अब मॉडल के लिए इंटरफेस बनाएंगे जिससे बहुत सारे यूज़र्स अपना मॉडल यूज कर सकें। तो मॉडल बनाने के लिए हम तो scikit-learn का इस्तेमाल किए थे, अब इंटरफेस बनाने के लिए स्ट्रीमलीट इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम स्ट्रीमलीट, pandas, numpy और जॉबलिब को इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि इस इंटरफेस बनाने में आवश्यक है। और जॉबलिब को यूज करके हम मॉडल को लोड कर लेते हैं और जिस भी फाइल लोकेशन में है वो आप वही फाइल लोकेशन में उन्हें भी रखो ताकि इजी होगा डाउनलोड करने के समय। तो मेरा app.py फाइल जहाँ है वहीं पे ट्रेंड मॉडल और क्लीन्ड डेटा भी है। उसके बाद मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ। तो पहले एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर 3 कॉलम्स बनाया, 3 कॉलम्स वो भी तीनों डिफरेंट विड्थ के साथ। तो सेकंड कॉलम के अंदर मैंने एक इमेज रखा है ताकि इंटरफेस कुछ और थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल लगे। तो सेकंड कॉलम ही क्यों लिया, ताकि मॉडल या इमेज बीच में आ जाए। और उसके बाद हमारे पास 9 इनपुट्स हैं। 9 इनपुट्स के लिए एक कंटेनर के अंदर मैंने 9 कॉलम्स बना दिया। तो 3 कॉलम 3 रो में आएगा। तो 3 रो और 3 कॉलम मिलके 9 कॉलम हो जाएगा। तो उतना एरिया में अपने 9 इनपुट्स को हम दे सकते हैं। तो कॉलम 1 के अंदर मैं लैटिट्यूड दे रहा हूँ, कॉलम 2 के अंदर मैं लॉन्गिट्यूड दे रहा हूँ। तो ऐसे ही 9 कॉलम्स में 9 इनपुट्स दूंगा। तो इनपुट यूज़र से लेने के लिए मैं टेक्स्ट इनपुट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि स्ट्रीमलीट का मेथड है। तो उसमें मिनिमम वैल्यू है अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और प्लेस होल्डर में कुछ ऐसे एंटर लैटिट्यूड वैल्यू नाम का प्लेस होल्डर दे दिया। जब भी लैटिट्यूड यूज़र ने एंटर करेगा तो डी टाइप उसका स्ट्रिंग रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, फ्लोट टाइप चाहिए, क्योंकि मॉडल जब हम बनाए हैं, जब हम ट्रेन किए हैं, डेटा तो फ्लोटिंग पॉइंट में था, इसलिए हम उसको या नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे ही जो भी टेक्स्ट डेटा मैं ले रहा हूँ उन सबको मैं फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, जैसे कि लॉन्गिट्यूड का केस है, लैटिट्यूड का केस है। एक्सेप्ट नेटवर्क टाइप हम सभी इनपुट्स को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे टेक्स्ट इनपुट्स हैं, लेकिन हमें चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट्स। सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बाद सिग्नल स्ट्रेंथ आया है। सिग्नल स्ट्रेंथ का प्लेस होल्डर तो कुछ चेंज कर दिया है मैंने, जैसे कि मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, वो एक रेंज दिखाता है जिससे यूज़र को ये पता चलता है कि हम वही रेंज में वैल्यू देना पड़ेगा। तो वैसे यूज़र को बताने के लिए वो प्लेस होल्डर में मैंने ऐसे मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू डाल दिया है। फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मिनिमम वैल्यू वही कॉलम का जिस कॉलम में इनपुट दिया जाएगा। तो वैसे करके मैंने 9 इनपुट्स को दिखा दिया है। और नेटवर्क टाइप के लिए मैंने एक सेलेक्ट बॉक्स यूज किया है। सेलेक्ट बॉक्स से हम नेटवर्क टाइप को दिखा रहे हैं, क्योंकि वो कैटेगोरिकल कॉलम है, इसलिए हमको सेलेक्ट बॉक्स यूज करना पड़ा। तो आप भी अगर कैटेगोरिकल कॉलम को दिखाना चाहते हैं तो सेलेक्ट बॉक्स का यूज करें। और ऑप्शन में क्या क्या यूनिक वैल्यूज़ है वही अपना ऑप्शन हो गया है। उसके बाद जो भी फ्लोटिंग पॉइंट कॉलम्स रह गए थे या बच गए थे उन सबको फिर से दिखा दिया और उनका भी फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्सन कर लिया। उसके बाद मैंने एक आउटपुट्स के लिए एक कंटेनर बना लिया।
कंटेनर के अंदर एक आउटपुट तो दिखाना है ना, नहीं तो यूज़र्स को कैसे पता चलेगा कि आउटपुट कितना आया। तो उसके लिए एक कंटेनर बना लिया। कंटेनर के अंदर पहले तो डेटा को, जो भी यूज़र एंटर कर रहे हैं उस डेटा को हमें प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। प्रिपेयर करने के लिए एक डाटा फ्रेम बना रहा हूँ। डाटा फ्रेम कैसे बनेगा, यही इम्पोर्टेंट बात होता है। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए उसके अंदर एक डिक्शनरी पास कर रहा हूँ। वो डिक्शनरी का कीज क्या होगा ना, कॉलम्स का नाम होगा, और वैल्यूज़ क्या होगा, लिस्ट ऑफ द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर होगा। जो वैल्यू यूजर एंटर किया है वही वैल्यू लिस्ट की शेप में डिक्शनरी में पास होगा। तो तब एक डेटा फ्रेम बनेगा और डेटा भी बन जाएगा। डेटा बनने के बाद हम प्रेडिक्ट मेथड से डेटा पास करके प्रेडिक्शन, मॉडल का प्रेडिक्शन निकाल लेंगे, और मॉडल का प्रेडिक्शन निकालने के बाद हम सक्सेस मेथड से एक शॉर्ट सक्सेस दिखाएंगे। तो यूज़र्स को पता चले जाएगा कि इतना लेटेंसी आया है और इतना प्रेडिक्शन कर रहा है मॉडल। तो यही था इंटरफेस। और ये app.py फाइल को रन करना है ताकि हम इंटरफेस देख सकें। तो इंटरफेस देखने के लिए प्रेस शिफ्ट और टिल्ट करें। जब भी टर्मिनल ओपन करना है तो शिफ्ट और टिल्ट को दबाएं। शिफ्ट और टिल्ट दबाने से टर्मिनल VS कोड एडिटर में ओपन हो जाता है। तो लेट्स डू दैट। तो शिफ्ट और टिल्ट, ये टर्मिनल आ गया है। टर्मिनल आने के बाद वहाँ पे अगर कुछ गार्बेज पड़ा है तो उसे रिमूव कर दीजिए, नहीं तो स्ट्रीमलीड रन app.py लिखें। मेरा केस में फाइल का नाम app.py है। अगर आपका केस भी app.py है तो जैसे मैं लिखा हूँ वैसे लिख के छोड़ दो। अगर कुछ अलग है तो नाम भी बदलना पड़ेगा। तो रन करने के बाद ये आया है, आप देख सकते हैं एक इमेज है और उसके नीचे नो इनपुट सेक्शंस है। नो इनपुट सेक्शंस आप देख सकते हैं, और उसके बाद एक सक्सेस सेक्शन भी है जो कि ग्रीन कलर बैकग्राउंड में दिख रहा है। तो यही अपना आप। और जब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दिए हैं तो लेटेंसी आ रहा है 120.03 मिली सेकेंड। और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को जब हम चेंज करेंगे, बदलाव लाएंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में, तो ऑटोमेटिकली लेटेंसी भी बदलेगा। तो आप देख सकते हैं लेटेंसी का प्लेस होल्डर क्या दिखा रहा है। तो मैं कुछ रैंडमली वैल्यूज अब डालूँगा ताकि लेटेंसी में बदलाव दिखना चाहिए यूज़र्स को। ये दिखाने के लिए ये चेंज कर रहा हूँ। अब मैं ऐसे ही करते जाऊँगा और ऑडियो को पॉज कर लूँगा। आप देख लीजिए क्या मैं चेंज कर रहा हूँ और कैसे लेटेंसी में चेंज आ रहा है और मॉडल कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है। वही आप लोग देखना है, वही देखो।
इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।